अगर जुनून हो सिर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, अगर जुनून हो सिर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहाँ तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो। दुनिया बदली है जिसने भी, दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। अविश्वास में अब विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो। हाथों में विजय मशाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से, अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक हो, तुमको क्या करना लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको ज्ञात है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से। इस चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डे बाय डे हम बहुत सारे प्रश्न करते चले जा रहे हैं और कोशिश यही है हमारी कि आपके जितने प्रश्न कर सकेंगे और जितना आपका अभ्यास प्रश्नोत्तरी होगी या फिर जितना आपका कंटेंट का रिवीजन होगा उतना हम लोग करेंगे। अपने आप को झोंक देना है, क्योंकि सिर्फ 10 दिन रह गए हैं आपके पेपर को होने के। आप मन में ये मान लीजिए कि आपका पेपर 20 सितंबर से, अगर एनटीए ने कहा है तो 20 से 30 सितंबर के मध्य होगा। और आप कोशिश कीजिए अपने मन को बताने की कि 20 तारीख को ही पेपर है और उसी हिसाब से आपको 10 की 10 यूनिट रिविजन करनी है। मैंने एक बार फिर से कहा कि अड़ जाना है। अगर पेपर वाकई में आपको क्लियर करना है, सीरियस है थोड़ा से भी कि नहीं हमको पेपर क्लियर करना है, तो अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दीजिए पढ़ाई में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, एक कलम एक पेपर जरूर लेकर बैठिए और उसमें आपके जो गलत उत्तर हो रहे हैं उनको जरूर लिखिए और जो कितने आपके सही हो रहे हैं उसका मूल्यांकन आप स्वयं कीजिए। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका 84 वैष्णवन की वार्ता गोस्वामी तुलसीदास, नंददास, नाभादास या फिर स्वामी गोकुलनाथ। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, स्वामी गोकुलनाथ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 2। लिखा है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा। देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए अगर आपने पढ़ाई सच्चे मन से की है तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिश्र बंधु पहले आए, फिर रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा और लास्ट में हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ, इन सबका जो समय है वो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। समय भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपकी तैयारी में एक बहुत अच्छा सुधार आएगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। नहीं, आपने एक तरीके से देख लिया मिश्र बंधु तो पहले आए थे तो आपने मिश्र बंधु लगा दिया, लेकिन इनका समय जरूर आप याद कीजिए। इनका समय मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इन सबका समय आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। लिखा है मिश्र बंधु में से कौन नहीं है। सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र या फिर गणेश बिहारी मिश्र। आपने निश्चित तौर पर 3 मिश्र बंधु हैं, उन तीनों के बारे में और उनका नाम पढ़ा होगा, तो इनमें से कौन शामिल नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। आपको श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी दोनों एक जैसे लगेंगे, लेकिन सुखदेव बिहारी मिश्र हैं, गणेश बिहारी मिश्र हैं और श्याम बिहारी मिश्र हैं, लेकिन कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, तो इसके आधार पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। लिखा है गारसा दत्तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है। 2012 में नेट के एग्जाम में यह आ चुका है प्रश्न। फ्रांसीसी भाषा में, जर्मनी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में या फिर हिंदी भाषा में। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी भाषा। प्रश्न नंबर 5। लिखा है निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। बढ़िया प्रश्न है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास,
हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास और मिश्रबंधु विनोद, ये आपकी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के, आपको इसको क्रम में लगाना है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले विश्वबंधु विनोद आई, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और हिंदी साहित्य की भूमिका। इसमें आपका होमवर्क ये है कि आपको इन सब के नाम बताने किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी है। तो आपको इन सब के नाम लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 10। लिखा है किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामायिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। यह कथन किस पद्धति के संदर्भ में कहा गया है? विधेयवादी पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति या फिर वैज्ञानिक पद्धति। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका उत्तर, विधेयवादी पद्धति। आपका प्रश्न नंबर यहाँ पे हो गया था 5। अच्छा, हम आगे बढ़ गए हैं। प्रश्न नंबर 6 पढ़ना था हम लोग को। लिखा है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। यहाँ कुछ रचनाएं हैं, उनको सुमेलन करना है। देखिए कुछ प्रश्न तो जो भी आपको होमवर्क दिया उसमें से आपको यहीं पे पता चल जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उत्तर भारत की संत परंपरा और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। हिंदी साहित्य की जो भूमिका है वो किसने लिखी है? वो लिखी है आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर आपका आता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये लिखा है आपका रामकुमार वर्मा ने। फिर उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये परशुराम चतुर्वेदी का है। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये सभी को पता होना चाहिए, बच्चन सिंह की कृति है। तो इसके आधार पर आपका फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन देखिए कहाँ मिल रहा है। फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कब आया था? 2000 इसमें दिया नहीं हुआ मेंशन, इसमें कट गया थोड़ा सा। 2015 का वैसे ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ है? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ है? 1862 में, 1870 में, 1883 में या फिर 1888 में। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1883 में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। असंगत कथन का चयन करना है आपको। गारसा दत्तासी ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। मिश्रबंधु विनोद ने कालानुक्रम पद्धति का अनुसरण किया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने विधेयवादी पद्धति के अनुसार अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना की है। और नलिन विलोचन शर्मा ने रामचंद्र शुक्ल को प्रथम विधेयवादी साहित्य इतिहासकार माना है। कौन सा असंगत कथन है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नलिन विलोचन शर्मा ने रामचंद्र शुक्ल को प्रथम विधेयवादी साहित्य इतिहासकार माना है। आगे बाकी ये 3 आपके सही दिए गए हैं। असंगत कथन का चुनाव करना था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। लिखा है हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही है? वर्णानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या फिर कालानुक्रमी पद्धति। राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी, विधेयवादी पद्धति। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए प्रश्न आपने कर लिया था, विधेयवादी पद्धति इसका होगा। प्रश्न नंबर 11 आपका है। राकेश अग्रवाल नाम के एक विद्वान ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इन रचनाओं को इस क्रम से रखा है। किस क्रम से रखा है? कबीर, केशव, बंग महिला और मन्नू भंडारी। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया है। इनका जो क्रम निर्धारण है वो किस पद्धति का अनुसरण करता है? वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। अब इसको कूट में आपको लगाना है, अर्थात इसमें कौन से ऑप्शन सही आपको लग रहे हैं। वर्णानुक्रम पद्धति है, कालानुक्रम पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है या फिर विधेयवादी पद्धति है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 इसका कालानुक्रम और वर्णानुक्रम दोनों पद्धति का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन प्रश्न में जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार आपका वर्णानुक्रम पद्धति और कालानुक्रम पद्धति का ही पता चल रहा है।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 12। लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है। अर्थात जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है 1929 में, उसमें जो कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं, किसी किसी ग्रंथ के बारे में अपनी टिप्पणी व्यक्त की है। तो उसमें उनकी क्या टिप्पणी है देखिए। शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान और मिश्र बंधु विनोद। और इसको क्या कहा गया है? कविव्रत संग्रह, बड़ा कविव्रत संग्रह और प्रकांड कविव्रत संग्रह। तो आपको बताना है कि क्या क्या कहा है, मतलब इन तीनों में ऑप्शन में क्या कहा है इन्होंने। शिव सिंह सरोज को कहा है कविव्रत संग्रह, बिल्कुल सही है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसको बड़ा कविव्रत संग्रह रहा है, ये भी सही है, आपको मैं बता भी चुकी हूँ कथन और कारण वाले प्रश्न में। और मिश्र बंधु विनोद को प्रकांड कविव्रत संग्रह कहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसके आधार पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, क्या लिखा है? अगर आपने पुस्तक उनकी पढ़ी होगी, और मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक और आपकी सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक, ये दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट के पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसी का अध्ययन, कंटेंट आप भले ही कम रखिए, किताबें आप कम रखिए, लेकिन उन्हीं किताबों को, कम किताबों को आप अगर 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लेते हैं तो कोई भी आपका पेपर क्लियर होने से रोक नहीं सकता है। और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, अभ्यास प्रश्नोत्तरी चाहे आपको यहाँ मिल रही हैं या फिर आपको कोई मार्केट में कोई बुक अवेलेबल है, उसमें आपके अभ्यास प्रश्नोत्तरी बहुत सारी दी गई हैं, या फिर आप ऑनलाइन देखते हैं तो ऑनलाइन में आप देखिए। और मैं तो आपको करवा ही रही हूँ अभ्यास प्रश्नोत्तरी जितनी हो सकती हैं। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऐसे ही बहुत सारी अभ्यास प्रश्नोत्तरी पड़ी हैं, आप अपनी तैयारी को एक नए आयाम की ओर अग्रसित कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तम नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता है। फिर ये रामचंद्र शुक्ल के कथन है, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन शुक्ल ने अपने हिंदी से इतिहास में कौन सा लिखा है, बताना है आपको। फिर कूट है, कौन कौन से हैं, फिर आपको चयन करना होगा। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती है। तीसरा है इनका टिप्पणी, रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः शिव सिंह सरोज से ही लिए हैं। और चौथा है ऑप्शन, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर बला मोल लेना ही जान पड़ता था। तो ये इनके कुछ कथन है। अब आप बताइए इनमें से कौन कौन सा कथन रामचंद्र शुक्ल का है। सभी हैं या फिर 1, 2, 3 है, या फिर 1, 2, 4 हैं, या 1, 3, 4 है, या फिर 1, 2, 3, 4 सभी। छोटा कर देती हूँ, अब आप देखिए और बताइए। अगर वीडियो आपको ज़्यादा जल्दी लग रही तो आप उसको पॉज करके भी आप अपना उत्तर स्वयं लगा सकते हैं, क्योंकि मैं तो उत्तर आपको बता दूंगी, लेकिन आप भी अपना दिमाग लगाएंगे तो आपकी ही तैयारी इससे अच्छी होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर किसी के 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाजन नहीं कहला सकता। फिर उन्होंने लिखा है इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती, ये भी कहा है इन्होंने। और इन्होंने कहा है वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर बला मोल लेना ही जान पड़ता था, ये भी इन्होंने कहा है। लेकिन ये तथ्य गलत है कि रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः शिव सिंह सरोज को से ही लिए हैं, ये गलत हो जाएगा। तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। 1, 2, 4 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, 1, 2 और 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के सहयोग के लिए किन ग्रंथों का नाम लिया है। मतलब उन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है तो कुछ कुछ ग्रंथों को ही उन्होंने पढ़ा, उनका अध्ययन किया, उसके बाद में उससे सामग्री ली। तो आप बताइए, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी काव्यधारा, शिव सिंह सरोज, कविता कौमुदी और ब्रजमाधुरी सार। तो चलिए इसका सही उत्तर मैं बता देती हूँ। इन्होंने जो इतिहास ग्रंथ की सामग्री के सहयोग से अपना ग्रंथ तैयार किया है उसमें से मिश्र बंधु विनोद को लिया है, जिसको इन्होंने कहा है प्रकांड कविव्रत संग्रह। फिर इन्होंने सहयोग लिया है हिंदी कोविद रत्नमाला से। फिर लिया है कविता कौमुदी से, रामनरेश त्रिपाठी की है ये, और आपका ब्रजमाधुरी सार से। तो ये 1, 3, 4, 6 ऑप्शन सही हो जाएगा। जिससे नहीं लिया है वो हो जाएगा शिव सिंह सरोज और हिंदी काव्यधारा, ये दोनों नहीं लिया है। बाकी इन चारों ग्रंथों से इन्होंने सामग्री इकट्ठा की है। तो 1, 3, 4, 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1, 3, 4, 6 किस में दिया गया है, ये देखिए 1, 3, 4, 6 दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है असंगत युग्म को अलग करना है आपको।
भाषा काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास का ग्रंथ है। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ये एडविन ग्रीव्स का है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर ये FEK का है। या फिर आपका चौथा है हिंदी साहित्य विमर्श, ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। तो कौन सा असंगत है, अर्थात कौन सा गलत है, आपको बताना है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भाषा काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास का नहीं है। ये किसका है? ये है आपके महेश दत्त शुक्ल का। लिख लीजिए कहीं, इंपॉर्टेंट है। किसका है? महेश दत्त शुक्ल का है ये। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। लिखा है, और बाकी जो तीनों हैं, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीव्स का है, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर ये FEK का है, और लास्ट में हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। प्रश्न नंबर 16 लिखा है, निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम लगाना है। तो चलिए कुछ ये आपकी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ हैं, आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाना है। हिंदी भाषा एवं साहित्य, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो चलिए इसको अनुक्रम में लगाते हैं। सबसे पहले जो आया था वो हो जाएगा आपका हिंदी भाषा एवं साहित्य, ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा। फिर आपका आया हिंदी साहित्य की भूमिका, ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कब आया था ग्रंथ? ये आपका आया था 1940 में, 1940 में आया था। फिर से लिख देते हैं। हिंदी भाषा एवं साहित्य ये आया था आपका, ये श्याम सुंदर दास का है। कब आया था? 1930 में आया था, 1930 में। फिर आपका हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये आया था ग्रंथ 1940 में। फिर आपका हिंदी साहित्य का अतीत ये किसका है? ये आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। और ये कब आया था? ये आया था आपका 1960 में आया था, 1960। फिर आपका हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये आपको पता होगा, गणपति चंद्र गुप्त का है। ये कब आया था? 1965 में आया था। तो न सिर्फ आपको लेखकों के नाम याद रखने हैं बल्कि प्रकाशन वर्ष, क्योंकि ऐसे ही अनुक्रम वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और ये आपके आए हुए ही प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। लिखा है, निश्चित ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। यह विचार किसका है? निश्चित ही आचार्य द्विवेदी अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। यह विचार किसका है? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का है, डॉक्टर नामवर सिंह का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, या फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। इन्होंने कहा है निश्चित ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। आगे प्रश्न नंबर 18 की ओर, और आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। यह किसका कथन है? लिखा है, हिंदी के जो विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक जो हैं वो शुक्ल जी नहीं है, वो कौन है? प्रत्युत ग्रियर्सन है। ये किसका कथन है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नलिन विलोचन शर्मा का ये कथन है। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। और याद रहे कि बिल्कुल झोंकना है अपने आप को तैयारी में, और समय के पास में इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। इसी वजह से समय बहुत कम है। जितना आप हो सकता है उतनी प्रैक्टिस कीजिए, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से आपको पेपर जब आपके सामने आएगा तो आपको ईजी रहेगा पेपर को हल करने में। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। आप तब तक के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।